मेरे सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल उत्कर्ष क्लासेस फॉर जीके एंड जीएस में हार्दिक स्वागत है। हम अपनी आज की कक्षा में हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए क्लास 10th के साइंस के चैप्टर 9 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का अध्ययन करेंगे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं और प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझाइए। तो प्रकाश के परावर्तन का मतलब होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर इस सतह के पार न जाती है बल्कि उसी माध्यम में वापस चली जाती है। अगर यहाँ पर हम दर्पण लगा देते और टॉर्च जलाते तो यहाँ से प्रकाश किरण जाती, दर्पण से टकराती और टकराने के पश्चात इधर ही इसी माध्यम में वापस चली जाती, दर्पण के अंदर प्रवेश नहीं करती। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है तब इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर एक दर्पण बनाया गया है और एक प्रकाश किरण बिंदु ए से चल रही है और बिंदु ओ पर दर्पण से टकराती है। तो ओ ए से ओ और फिर यहाँ से टकराने के पश्चात यह परावर्तित हो जाती है बी मार्ग पर। तो ए ओ इसका कौन सा होगा? आपतित किरण होगा। ओ बी इसका परावर्तित किरण होगा और दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा हम खींच देते हैं तो इस रेखा को हम कहते हैं अभिलंब। दर्पण से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हम अगर कोई रेखा खींच देते हैं तो इसको कहते हैं अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोणाई, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं आर। परावर्तन के नियम बताइए। तो परावर्तन के दो नियम है। परावर्तन के दो नियम है। पहला है कि आपतित किरण मतलब ये वाला, परावर्तित किरण मतलब ये वाला और अभिलंब मतलब ये वाला, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और यह जो आपतन कोण आई का मान है और परावर्तन कोण आर का मान है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यह परावर्तन के दो नियम हो गए। क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण का आपतित कोण 30 डिग्री है। एक प्रकाश किरण का आपतित कोण 30 डिग्री है, परावर्तित कोण कितना होगा? तो यहाँ पर कहता है कि आपतित किरण कोण, ये आई की वैल्यू है 30 डिग्री, तो आर की वैल्यू ऑटोमेटिकली 30 डिग्री हो जाएगी। तो आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, परावर्तन कोण आर बराबर आपतन कोण आई, और आपतन कोण आई का मान कितना था? 30 डिग्री, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत गिरती है, परावर्तित कोण का मान क्या होगा? तो ये दर्पण है, यहां पर हमारा प्रकाश किरण इसके ऊपर लंबवत गिरता है। प्रकाश किरण इसके ऊपर लंबवत गिरता है। तो प्रकाश किरण लंबवत गिरता है तो आपतन कोण का मतलब क्या होता है? कि दर्पण के अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण। तो यहां पर हम देखेंगे, या इसको इस तरीके से समझते हैं कि ये हो गया इसका अभिलंब। अगर कोई प्रकाश यहां से आकर टकराती है, यहां पर कुछ एंगल बनेगा, उतने ही एंगल पर ये परावर्तित हो जाएगा। हम इसको और बढ़ा देते हैं तो परावर्तन कोण और अधिक हो जाएगा, और इसको ठीक अभिलंब के साथ साथ लंबवत, दर्पण पर इसके ऊपर लंबवत गिराते हैं तो यह जैसे जाएगा वैसे ही वापस चला जाएगा, जैसे जाएगा वैसे ही वापस चला जाएगा। अर्थात आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा वो जीरो, अर्थात आपतन कोण का मान जीरो हो जाएगा और परावर्तन कोण का मान भी जीरो हो जाएगा। जब यह अभिलंब से कुछ कोण बनाएगा तभी यह जो है परावर्तन कोण कुछ बनाएगा। और यदि सीधा लंबवत दर्पण पर गिरता है, दर्पण पर सीधा लंबवत गिरता है, अर्थात अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोई कोण नहीं बन रहा है, तो आपतन कोण का मान जीरो हो जाएगा और परावर्तन कोण का मान भी जीरो हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आपतित किरण समतल दर्पण की सतह से, ध्यान रखेंगे, समतल दर्पण की सतह से 20 डिग्री का कोण बनाता है,
परावर्तित कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा हो गया दर्पण और ये हो गया आपतित किरण आई ओ हमारा दर्पण हो गया, ये आपतित किरण हो गया। तो आपतित किरण दर्पण के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 20 डिग्री का। और यहां से एक अभिलंब हम खींच दें तो अभिलंब से कितना कोण बनाएगा? तो यहां पर यह है 20 डिग्री और टोटल है यहां से टोटल यहां तक 90 डिग्री है। तो यह कितना एंगल होगा? तो यह एंगल हो जाएगा टोटल 90 माइनस 20 बराबर 70 डिग्री। यानी कि आई ओ पी आपतन कोण आई कहलाएगा और इसका मान आएगा 90 माइनस 20 बराबर 70 डिग्री। तो चित्रानुसार आई ओ और इधर आ गया एम, ये कितना है? 20 डिग्री। आई ओ एम कितना है? 20 डिग्री। तो आई ओ पी कितना हो जाएगा? तो टोटल 90 माइनस 20 बराबर 70 डिग्री। तो हम देखेंगे कि हमारा आपतन कोण आई कितना हो गया? 70 डिग्री। तो परावर्तन कोण आर यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? तो यह अगर 70 डिग्री हो गया है तो यहाँ पर भी 70 डिग्री हो जाएगा। तो कहता है कि IOM 20 डिग्री है तो IOP 90 माइनस 20 बराबर 70 डिग्री हो जाएगा और यही आपतन कोण है। और आपतन कोण अगर 70 डिग्री हमको पता चल गया है तो परावर्तन के नियम से I बराबर R होता है, या उसका उल्टा कर देते R बराबर I होता है, I की जगह पर 70 डिग्री रख दिया। अर्थात हमारा आपतन कोण भी 70 हो गया और परावर्तन कोण भी 70 हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन, है प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन, यदि कोई पारदर्शी माध्यम ले लेते हैं जैसे कि कांच का गुटका, यदि कोई पारदर्शी माध्यम ले लेते हैं और इसके ऊपर कोई प्रकाश किरण हम डालते हैं तो यह क्या होता है? इस माध्यम के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो जब यह इस माध्यम के अंदर प्रवेश करता है तो यह जो प्रकाश किरण इसके अंदर प्रवेश कर रहा है वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, अर्थात थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो मार्ग से विचलित होने की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम मतलब हवा से, दूसरा माध्यम मतलब कांच, हवा से कांच में या जल ले लेते हैं, हवा से जल में प्रवेश करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। और अपने मार्ग से जब विचलित हो जाता है तो प्रकाश किरणों के इस प्रकार से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है और मार्ग से विचलित होने की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन हम यहाँ पर चित्र में समझने का प्रयास करते हैं। यह है हमारा कांच और यहां से एक प्रकाश किरण आ रही है, यह प्रकाश किरण इस बिंदु पर टकरा रही है। अगर यहां कांच नहीं होता तो यह प्रकाश किरण सीधे जाती। चूंकि यहां पर कांच है, यह है वायु का मतलब क्या होता है? विरल माध्यम। वायु का मतलब होता है विरल माध्यम और कांच का मतलब होता है सघन माध्यम। तो जब कोई प्रकाश किरण कांच से, वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है तो क्या होगा? यहाँ पर जिस बिंदु पर यह टकरा रहा है इसी बिंदु पर हमने एक अभिलंब बना दिया। यह प्रकाश किरण आई, यहाँ पर टकराई। अगर यहाँ पर कांच नहीं होता तो यह सीधे निकल जाता, लेकिन यहाँ पर कांच है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो यह अभिलंब की तरफ थोड़ी झुक जाती है, अभिलंब की तरफ थोड़ी सी झुक जाएगी। अर्थात आई का मान अगर 40 डिग्री है तो आर का मान 40 डिग्री से कम होगा, 30 डिग्री हो सकता है, 35 डिग्री हो सकता है, 25 डिग्री हो सकता है। तो जब कोई प्रकाश किरण वायु से या विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तब वह अभिलंब की तरफ झुक जाता है, अभिलंब की तरफ झुक जाता है। तो अभिलंब की तरफ झुकने की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ जो प्रकाश किरण आ रहा है इसको कहेंगे आपतित किरण।
कांच के अंदर जो प्रकाश किरण है उसको कहेंगे अपवर्तित किरण, और जब कांच से बाहर निकल जा रहा है तो उसको कहते हैं निर्गत किरण। हम देखेंगे कि यहाँ पर वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है, और इस बिंदु पर क्या हो रहा है, कांच से वायु में प्रवेश कर रहा है। तो ऊपर जो हमारा होगा कांच वायु से कांच में, और नीचे में क्या होगा, कांच से वायु में, अर्थात यहाँ पर 2 बार अपवर्तन हो रहा है। एक बार कहां से कहां हो रहा है, वायु से कांच में हो रहा है, और दूसरी बार कहां से हो रहा है, कांच से वायु में हो रहा है। तो यहां पर जो है हम देखेंगे कि ये जो वायु है और ये कांच है, तो इन दोनों के बीच जो अपवर्तन है उसको हम क्या कहेंगे, एयर, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और जब कांच से निकल करके पुनः वायु में जा रहा है तब क्या कहेंगे, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, GNA, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो ये हो गया हमारा अपवर्तन किसे कहते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश किरणों के इस प्रकार से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब हम आते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम समझाइए। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के जिस तरह से परावर्तन के 2 नियम थे उसी प्रकार से अपवर्तन के 2 नियम है। तो अपवर्तन के निम्न 2 नियम है। पहला नियम कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये दूसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। अर्थात प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम या स्नेल का नियम एक ही है। आपसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछ देगा स्नेल का नियम लिखिए। तो स्नेल का नियम क्या है, तो स्नेल का नियम कहता है कि जो आपतन कोण आई था, यह जो आपतन कोण आई है और यह जो अपवर्तन कोण आर है, आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर के साइन का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर के साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, और इसी नियतांक को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। और इस नियतांक को क्या कहेंगे, 1 and 2, अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। हमारा अगला क्वेश्चन है निरपेक्ष अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। तो अभी हमने अपवर्तनांक का परिभाषा देखा था कि साइन आई अपान साइन आर, लेकिन एक चीज और होता है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब उस प्रकाश की चाल बदल जाती है। जैसे वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वही प्रकाश जब कांच में प्रवेश करता है तो उसकी चाल घट जाती है। जब प्रकाश किरण कांच में प्रवेश करती है तब उसका चाल घट जाती है, और उसका चाल घट करके हो जाता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अर्थात हम अलग अलग माध्यम में देखेंगे प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग होती है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक किसको कहते हैं, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में यदि प्रकाश किरण वायु से अथवा निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो वायु में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण वायु या निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल एवं माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर कुछ पदार्थों के निरपेक्ष अपवर्तनांक दिए हुए हैं। माध्यम कौन सा है, बर्फ है, तो बर्फ का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है, 1.31 है। जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.33 है। कांच का 1.5 है और सबसे ज्यादा हीरा का होता है 2.42 होता है।
सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हीरा का होता है 2.42, कांच का 1.5, वायु का 1.33, यही तीनों इंपॉर्टेंट है। जल का 1.33, जल का 1.33, जल का 1.33, कांच का 1.5 और हीरा का 2.42, हीरा का 2.42, कांच का 1.5 निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कि अपवर्तनांक की क्रिया में प्रकाश के कौन से गुण परिवर्तित हो जाते हैं। तो प्रकाश के 3 गुण होते हैं। पहला है प्रकाश की चाल, दूसरा है तरंगदैर्ध्य और तीसरा है आवृत्ति। 3 गुण होते हैं, प्रकाश की चाल, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य और प्रकाश की आवृत्ति। तो यहाँ पर है कि अपवर्तनांक की क्रिया में प्रकाश की चाल बदल जाती है, ये तो हमको पता ही है। अपवर्तनांक की क्रिया में प्रकाश की चाल बदल जाती है और चाल और तरंगदैर्ध्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं, अर्थात चाल बदल जाएगी तो तरंगदैर्ध्य भी बदल जाएगा। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल और तरंगदैर्ध्य बदल जाता है, परंतु आवृत्ति नहीं बदलती है। यदि हम कांच का गुटका ले लें और उस पर नीले रंग का प्रकाश डालें तो उसके अंदर भी नीला ही प्रकाश रहेगा, लाल प्रकाश नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है, चाल और तरंगदैर्ध्य बदल जाता है। चाल और तरंगदैर्ध्य बदल जाता है परंतु उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझाइए और क्रांतिक कोण एवं अपवर्तनांक में संबंध स्थापित कीजिए। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझाइए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझिए पहले। ये है हमारा कांच, ये है वायु, ये है कांच और फिर ये है वायु। तो वायु से प्रवेश किया, कांच के अंदर गया, तो हमको ये चीज नहीं लेना है। हमको यहाँ पर लेना है कि जब कांच से यह वायु में जा रहा है तो क्या हो रहा है। तो ये इस बिंदु पर जो है टकरा रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक हमने बना दिया अभिलंब, ये हो गया हमारा आपतित किरण। तो ये कांच है अर्थात सघन माध्यम, ये वायु है अर्थात विरल माध्यम। तो कांच से वायु में अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में यदि आता है तो यह जो है अभिलंब से दूर हट जाएगा। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तब यह अभिलंब से दूर हट जाता है। यहाँ पर यह जो एंगल होगा इसको आपतन कोण I कहेंगे और इस एंगल को क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण R कहेंगे। तो हम देखेंगे कि I का मान कम है और R का मान ज्यादा है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब यह अभिलंब से दूर हट जाती है। इसको हम थोड़ा सा और झुकाते हैं तो यह प्रकाश किरण अब इस जगह से निकलेगी। इसको हम थोड़ा और झुकाते हैं तो अब क्या होगा, यह प्रकाश किरण इसकी सतह पर निकलना शुरू हो जाएगा। यह प्रकाश किरण इसकी सतह पर निकलना शुरू हो जाएगा और इसको थोड़ा सा और झुका देते हैं, तब यह सतह पर न निकल करके अब अंदर ही चला जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर 3 कंडीशन हमने देखा कि आपतन कोण I जो है वो कम है और अपवर्तन कोण R अधिक है, अर्थात जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा है तब यह अभिलंब से दूर हट जा रहा है। इसको जैसे जैसे झुकाएंगे तैसे तैसे ये बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि जब यह जो है इसके सतह पर ही निकलना शुरू हो जाएगा। तो जब सतह पर निकलना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर इस कोण को कहेंगे क्रांतिक कोण C, अर्थात जब प्रकाश किरण सतह पर ही निकलना शुरू हो जाता है तब इसको कहते हैं क्रांतिक कोण C। और क्रांतिक कोण C से थोड़ा सा और अधिक बढ़ाते हैं तब यह उसी माध्यम में वापस चला जाता है, यह दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं करता है। तो जब यह उसी माध्यम में वापस चला गया तब इसको क्या कहेंगे, परावर्तन कहेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई दर्पण नहीं है, यहाँ पर कोई दर्पण नहीं है, यहाँ पर दोनों पारदर्शी माध्यम ही है। लेकिन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तब एक कंडीशन ऐसा आता है कि यह जो है प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में न निकल करके सघन माध्यम में वापस चला जाता है। तो जब सघन माध्यम में वापस चला जाता है
तब इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और क्रांतिक कोण किसको कहते हैं कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ प्रकाश जाती है और एक निश्चित कोण पर यह विरल माध्यम में न निकलकर सतह पर ही निकलने लगता है, तब इसको कहते हैं क्रांतिक कोण। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि शब्दों में कैसे है। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर होता जाता है, अर्थात आपतन कोण कम होता है और अपवर्तन कोण का मान अधिक होता है। यदि आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाएं तो एक निश्चित आपतन कोण पर निर्गत प्रकाश किरण माध्यम की सतह पर ही निकलने लगता है। माध्यम की सतह पर ही निकलने लगता है तो आपतन कोण के इस मान को क्रांतिक कोण C कहते हैं। क्रांतिक कोण C कहते हैं। फिर क्रांतिक कोण C कहते हैं, ठीक है ना। और इस स्थिति में जो है अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, अपवर्तन कोण का मतलब ये R का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रकाश किरण निकल रही है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो कोण होगा वह कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अर्थात इस स्थिति में जो अपवर्तन कोण R का मान होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। और ये जो हमारा आपतन कोण, यह जो आपतन कोण था उसको I की जगह पर अब हम क्रांतिक कोण C कहना शुरू कर देंगे, यानी कि यहाँ पर I बराबर C हो जाएगा और R बराबर 90 हो जाएगा। फिर कहता है यदि आपतन कोण का मान थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो प्रकाश किरण बाहर निकलने की बजाय सघन माध्यम में ही वापस चली जाती है। इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब हम यहाँ पर इसको चित्र के सहायता से समझेंगे। यह है चित्र संख्या 1। इसमें हम देखेंगे यह है कांच, इधर भी है कांच और कांच के बाद है वायु। प्रकाश किरण आ रही है, इस सतह पर टकराई और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो अभिलंब से दूर हट गया। चित्र संख्या 2 में हम देखेंगे कि जब हम इसके कोण को और बढ़ाते हैं, इतना बढ़ा देते हैं कि अब प्रकाश किरण इसकी सतह पर निकलने लगता है, तब यहाँ पर R की वैल्यू 90 डिग्री हो गई और आपतन कोण I को क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण C कहेंगे। और जैसे ही क्रांतिक कोण के मान को, जैसे ही आपतन कोण I को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं अर्थात क्रांतिक कोण से ज़्यादा करते हैं, यह इसी माध्यम में वापस चला जाता है। तो इसी माध्यम में वापस चला जाता है अर्थात यह क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये क्या हो गया, क्रांतिक कोण का। अब हमारा आता है कि ये चित्र संख्या 2 के अनुसार, चित्र संख्या 2 के अनुसार जो हमारा साइन I था उस साइन I को क्या कहेंगे, अब साइन C कहेंगे। और यहाँ पर R जो है अब उसको क्या कहेंगे, 90 डिग्री, अर्थात ये साइन 90 हो जाएगा। तो कांच से वायु में प्रवेश कर रहा है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, साइन I अपान साइन R। तो साइन I कितना है, साइन C है, अपान साइन R कितना है, 90 डिग्री है। और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, मैथ के त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, अर्थात इसकी जगह पर 1 रख देंगे तो क्या बच जाएगा, साइन C बच जाएगा। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना हो गया, साइन C। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना हो गया, साइन C। इसको उल्टा कर दो, यानी कि कांच के सापेक्ष वायु न कह करके अब हम वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा। ये साइन C की जगह पर अब हो जाएगा 1 अपान साइन C, साइन C की जगह पर हो जाएगा 1 अपान साइन C, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर 1 बटे साइन C, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर 1 बटे साइन C, जहां पर वायु विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम है। विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा 1 अपान साइन C, जहां पर C है क्रांतिक कोण। अब कहता है क्रांतिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्तें। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कौन सी शर्तें हैं, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 2 शर्तें हैं। पहला शर्त यही है कि प्रकाश की किरण जो है वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। पहला नियम है प्रकाश की जो किरण है वह सघन माध्यम से निकल करके विरल माध्यम में जा रही हो। और दूसरा, आपतन कोण का मान वह क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण C से अधिक होना चाहिए, तभी जो है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रदर्शित करेगा। उदाहरण, हीरे का चमकना।
हीरे का चमकना। हीरा चमकता क्यों है? तो उसके अंदर जो भी प्रकाश प्रवेश कर जाएगा वह प्रकाश उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। तो हीरे में प्रकाश की मात्रा क्या होगी? लगातार बढ़ती जाएगी। हीरे में प्रकाश की मात्रा लगातार बढ़ती जाएगी, इसलिए हीरा बहुत तेज चमकने लगता है। और दूसरा है रेगिस्तान की मरीचिका। मरीचिका शब्द याद रखिएगा, रेगिस्तान की मरीचिका। तो दो नियम हो गए इसके और उदाहरण हो गए। अब इसके बाद से हमारा अगला क्वेश्चन आता है, यदि किसी पदार्थ पर आपतन कोण 45 डिग्री एवं अपवर्तन कोण 30 डिग्री है तो पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करें। तो आपतन कोण को कहते हैं आई, आई बराबर कितना हो गया? 45 डिग्री। और अपवर्तन कोण को कहते हैं आर, तो आर बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। अपवर्तन के नियम से क्या होता है? अपवर्तनांक बराबर साइन आई अपन साइन आर। तो साइन आई की वैल्यू कितनी है? साइन 45 डिग्री। और साइन आर की जगह पर क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/करणी में 2। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/करणी में 2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। यहाँ पर हो गया ये हमारा बड़ा बटा। साइन 45/साइन 30, साइन 45 का मान रख दिया और साइन 30 का मान रख दिया और ये दोनों के बीच में बड़ा बटा है। इस बड़ा बटा के ऊपर भिन्न है और नीचे भी भिन्न है, तो सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर जाएगा। तो सबसे ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 बटे, यहाँ पर करणी में 2 है और ये 1 यहाँ पर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? 1 का कोई मतलब नहीं होता है तो क्या बचेगा? 2/करणी में 2। तो कितना बच गया? 2/करणी में 2। इस करणी में 2 को हम दो भाग में तोड़ सकते हैं। करणी में 2 गुणे करणी में 2 बटे नीचे करणी में 2 है। ये जो 2 है इसको हम 2 बार अंडर रूट लिख सकते हैं। जो सिंपल 2 है, सिंपल 3 होता तो करणी में 3/करणी में 3 कर देते हैं। और ये नीचे करणी में 2 है ही, तो ये करणी में 2 से करणी में 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा? करणी में 2 बच जाएगा, अर्थात करणी में 2 हो गया। और इस 2 का जो अंडर रूट 2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.414। 1.414 अर्थात इस प्रश्न में जो माध्यम हमने लिया हुआ है उस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? 1.414। जल का अपवर्तनांक कितना था? 1.33 और कांच का कितना था? 1.5 और इसका कितना आया है? 1.414। अर्थात यह जल से ज्यादा सघन और कांच से कम सघन कोई अन्य पदार्थ है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, जब प्रकाश की किरण वायु से जल में जाता है तो अपवर्तनांक 1.33 है। जब प्रकाश किरण वायु से जल में जाता है तो अपवर्तनांक 1.33 है। जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करें, तो ये क्या है? वायु है, ठीक है, और यह है जल। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वायु के सापेक्ष वाटर यानी कि W का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से अपवर्तनांक हम देखते हैं, अपवर्तन देखते हैं, तो ये हो गया I और ये हो गया R। तो ये क्या हो जाएगा? साइन I अपान साइन R। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? प्रकाश की चाल की बात कर रहा है, तो हमको यह वाला फार्मूला नहीं बनाना है। हमको क्या बनाना है? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा? वायु पहले लिखा है तो वायु में प्रकाश की चाल, W या वाटर बाद में लिखा है तो बटे जल में प्रकाश की चाल। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, और यहाँ पर क्या दिया है? वायु से जल में जाता है, अर्थात वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1.33 दिया हुआ है। और हमको जल में प्रकाश की चाल पता करनी है और वायु में प्रकाश की चाल दिया हुआ है, तो हम इस चीज को उठा करके इधर रख दें और ए एंड डब्ल्यू को इधर रख दें। तो जल में प्रकाश की चाल बराबर क्या हो जाएगा? वायु में प्रकाश की चाल, और ये ए एंड डब्ल्यू क्या हो जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा। हमने क्या किया? इसके नीचे वाले को यहाँ कर दिया और इस वाले को इसके नीचे कर दिया।
तो यहाँ पर वायु में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ हमको पता है, याद रहना चाहिए। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ये हमेशा याद रहना चाहिए। और बटे ये ए एन डब्ल्यू का मान कितना दिया है? 1.33। ए एन डब्ल्यू का मान दिया है 1.33। अब हमको जो है 3 में 1.33 से भाग देना है। वन 1.33 से 3 में भाग देना है। तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, 1.33 से 3 में भाग देना है। तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ 2 जीरो बढ़ा देंगे, इस दशमलव को हटा देंगे। तो ये हो गया 133। 133 2 जा 266 बराबर ये हो जाएगा 34। यहाँ दशमलव लगा देंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा। तो 133 ये कितनी बार में जाएगा? लगभग 3 बार में जाएगा। तो नहीं, 3 बार में नहीं, 2 बार में जाएगा। तो 2 3 6, 2 3 6 2, बसा कितना बच जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 4, और ये 3 हो गया है, और ये हो गया 13। 13 में से 6 गया, कितना बच जाएगा? 7। दशमलव लगा है, 1 जीरो और बढ़ा देंगे। अब इस बार कितनी बार में जाएगा? तो 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78, लगभग 5 बार में जाएगा। यानी कि 2.25, या और निकटतम ले लेंगे तो 2.26 आ जाएगा। और इंटू ये 10⁸ लगा ही है, अर्थात जल में प्रकाश की चाल कितना आ जाएगा? 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कांच में जब निकालेंगे तो आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है, तो ये हो गया कांच और ये हो गया वायु। तो जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। वही पीछे वाला ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये प्रकाश किरण ऐसे आई और ये क्या हुई? अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, क्योंकि यह विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है, इसलिए यह प्रकाश किरण अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। तो यहाँ पर वायु से कांच में जा रहा है, अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? GNA, उल्टा दिया है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमको मालूम रहता है, ठीक है ना? तो कहाँ से कहाँ जा रहा है? वायु से कांच में जा रहा है। तो वायु से कांच में जा रहा है तो इसको क्या लिखेंगे? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। अब यहाँ पर दिया क्या चीज है? तो दिया है GNA, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। हमने क्या लिखा है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो इसको उल्टा कर दो। तो उल्टा कर देने का मतलब क्या हो जाएगा? GNA अर्थात कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक किसको हमने उल्टा कर दिया तो यह भी उल्टा हो जाएगा, अर्थात कांच वाला ऊपर और वायु वाला नीचे आ जाएगा। कांच में प्रकाश की चाल बटे वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो अब देखेंगे कि GNA का मान कितना दिया? 2/3, अर्थात GNA की जगह पर हम क्या लिख देंगे? 2/3। और हमको क्या निकालना था? यहाँ पर ये कांच में प्रकाश की चाल निकालना है। तो कांच में प्रकाश की चाल निकालना है, ये वायु में प्रकाश की चाल को हमको यह नीचे वाले को टोटल उठा करके यहाँ इसके बगल में कर देना है, यानी कि GNA गुणे वायु में प्रकाश की चाल बराबर कांच में प्रकाश की चाल। तो GNA गुणे वायु में प्रकाश की चाल बराबर कांच में प्रकाश की चाल, या इसको हम इधर कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। तो ये कांच में प्रकाश की चाल बराबर क्या हो जाएगा? GNA गुणे वायु में प्रकाश की चाल। GNA का मान कितना दिया हुआ है? GNA का मान दिया है 2/3। तो 2/3 गुणे वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, 3 से 3 कट गया, आ जाएगा कितना? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर जो चीज दिया हुआ है उसके हिसाब से हमको फार्मूला चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर कहता है कि वायु से कांच में प्रवेश करता है, वायु से कांच में प्रवेश करता है, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? ANG बराबर वायु में बटे कांच में। लेकिन यहाँ पर दिया है GNA, या तो इसको
इसको चेंज कर दीजिए, या तो हम फार्मूला ही चेंज कर देंगे। तो हमने क्या किया, फार्मूला चेंज कर दिया, इसको उल्टा कर दिया और इसको ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर कर दिया। इसको हम सीधे सीधे इस तरह से भी कर सकते थे। GNA बराबर क्या हो जाएगा, कांच में चाल बटे वायु में चाल, वही चीज आ गया हमारा। ठीक है, GNA से मतलब डायरेक्ट GNA कर दिया हमने। और अगर ANG करना होता तो ANG के लिए हमको क्या करना पड़ता, GNA को उल्टा कर देना पड़ता। तो ANG बराबर क्या हो जाएगा, 1/GNA बराबर क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यही डायरेक्ट यही फार्मूला रख देते हैं 3/2 करके। तो किसी भी तरीके से कर लीजिएगा जिससे आपको आसानी महसूस हो। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, प्रकाश का एक पुंज वायु से पदार्थ X में प्रवेश करता है। तो प्रकाश का एक पुंज कहां से, वायु से, एक माध्यम है, इस माध्यम का नाम है X में प्रवेश करता है। यदि आपतन कोण 72 डिग्री हो, यानी कि यहाँ पर आपतन कोण कितना दिया है 72 डिग्री, और अपवर्तन कोण 40 डिग्री, यानी कि अभिलंब की तरफ झुक जा रहा है। इसका मान कितना है 40 डिग्री। तो हम देखेंगे कि आपतन कोण कितना है 72 ज़्यादा है और अपवर्तन कोण 40 कम है, अर्थात वायु विरल माध्यम और माध्यम ये जो X है ये क्या होगा, सघन माध्यम होगा। वायु क्या है, विरल माध्यम है, और X क्या है, सघन माध्यम है, क्योंकि यह अभिलंब की तरफ झुक जा रहा है जो प्रकाश किरण है। तो कहता है कि यहाँ पर इस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो इस माध्यम का अपवर्तनांक मतलब वायु के सापेक्ष इस माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, sin I बटे sin R। तो I की वैल्यू कितना दिया है 72, R की वैल्यू कितना दिया है 40। तो हमारा वायु के सापेक्ष X का अपवर्तनांक बराबर sin I अपान sin R, I की जगह 72, R की जगह पर 40, sin 72 अपान sin 40। अब हमको त्रिकोणमिति जब देखेंगे तो वहां पर sin 30 की वैल्यू, sin 0 की वैल्यू, sin 30, sin 45, sin 60 और sin 90 की वैल्यू पता होती है, लेकिन 72 की वैल्यू नहीं पता होती है, 40 की वैल्यू नहीं पता होती है। तो क्वेश्चन में sin 72 और sin 40 की जो वैल्यू है वो दिया रहेगा। तो sin 70 बराबर इतना है और sin 40 बराबर इतना है। तो हमने क्या रख दिया, sin 72 की जगह पर 951 और ये क्या हो गया 0.642। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भाग देना पड़ेगा। तो ये हो गया 0.951 में 0.642 का भाग देना है। तो हम देखेंगे 3 अंक के बाद दशमलव इसमें भी है, 3 अंक के बाद दशमलव इसमें भी है, तो दशमलव से दशमलव हमने हटा दिया। ये कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, 642। ये हो गया अपने बगल से हाथ से ले लेगा तो 11 में से 2 गया, कितना बचा 9। यहाँ पर कितना बचा 4, 4 में से 4 गया 0, और ये 9, 9 में से 6 गया 3। ये 600 है, ये 300 है, तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, ये 0 बढ़ गया। कितनी बार में जाएगा इस बार, तो 6 25 30, लगभग 5 बार में जाएगा, लगभग 5 बार में जाएगा। तो 5 बार में ले जाके देखो, 5 चौके 20 का 0 बचा सिल 2, 5 दूनी 10 का 0 बचा सिल 1, 5 चौके 20 और 1 21 का 1 बचा सिल 2, और 5 छक्के 30 2 32। ये 3000 है, ये 3200 है, ज़्यादा हो गया, यानी कि कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16 का 6 बचा सिल 1, 4 छक्के 24 और 1 25। ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 8 हो गया, 8 में से 6 गया, 2 बचा, यहाँ पर 0 है, बगल से हाथ से ले लेगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, और ये खत्म हो गया, दशमलव लगा है, 1 0 और बढ़ा देंगे। इस बार कितनी बार में भाग जाएगा, 6 8 48, लगभग 8 बार में, यानी कि ये आ जाएगा 1.48। 1.48। कांच का कितना था 1.5, कांच का अपवर्तनांक कितना था 1.5 था, और इसका अपवर्तनांक कितना आया है 1.48, अर्थात यह कांच की तुलना में इसकी सघनता कम होगी। इस माध्यम X का जो सघनता होगी वो कांच की तुलना में थोड़ा सा कम होगा। यहाँ क्वेश्चन है, संलग्न चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण माध्यम से वायु में प्रवेश करती है।
माध्यम से वायु में प्रवेश करती है। संलग्न चित्र, ये चित्र दिया है क्वेश्चन में, कहता है संलग्न चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण कोई माध्यम है x, कोई माध्यम है x, उस माध्यम से वायु में प्रवेश करता है, माध्यम से वायु में प्रवेश करता है, ये संलग्न चित्र है। तो कहता है वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, लेकिन इस चित्र की सहायता से हमको क्या पता चलेगा, माध्यम से वायु में जा रहा है, अर्थात माध्यम के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक हमको मिलेगा। और हमको पता क्या करना है, ए एन एक्स पता करना है। तो पहले हम क्या करें, एक्स एन ए अर्थात माध्यम के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, माध्यम के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक हम पहले पता करें। तो माध्यम के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, माध्यम में अपवर्तन कोण आई और वायु में, माध्यम में आपतन कोण आई और वायु में अपवर्तन कोण आर का मान हमको पता करना है। तो हम देखेंगे यहां पर यह सतह के साथ में 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो आई कितना हमारा हो जाएगा, टोटल 90 होगा, ये 60 है, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। यहां पर टोटल यहां से यहां तक तो 90 होगा, यहां से यहां तक जो है 45 दिया हुआ ये, तो हमारा आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा 90 माइनस 45 बराबर 45। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 30, और आर की वैल्यू कितनी हो गई, 45। तो आपतन कोण आई बराबर कितना हो गया, 90 माइनस 60 बराबर 30 डिग्री। अपवर्तन कोण आर बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस 45 बराबर 45 डिग्री। तो अब हमारा जो है यहाँ पर माध्यम के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, माध्यम मतलब x के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर साइन आई अपन साइन आर। साइन आई की वैल्यू कितनी थी, 30, तो साइन 30 बटे साइन 45, ये क्या है, माध्यम के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, अर्थात इसको उल्टा कर देंगे, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक जब लिखेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि 45 ऊपर और 30 नीचे आ जाएगा, तो साइन 45 बटे साइन 30। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक 1 बटे करड़ी में 2, ये बड़ा बटा हो गया 1 बटे 2। तो यहां पर क्या होगा, ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और ये वाला यहां पर आ जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 1 इंटू 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, करड़ी में 2 गुणे 1, तो 1 से कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 बटे करड़ी में 2। इस 2 को हम लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 बटे, ये नीचे करड़ी में 2 है ही, ये से ये कट जाएगा, बचेगा क्या, करड़ी में 2, और करड़ी में 2 का मान कितना होता है, 1.414, अर्थात वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक आ गया 1.414। लेकिन अगर ये कहता है कि माध्यम के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो इसी को लेकर के हल करते, इसको लेकर के कैसे हल करते, माध्यम के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात करना था, तो साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, और साइन 45 का मान होता है 1/√2, ये √2 ऊपर और ये यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू √2, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1, 1 से 1 कोई मतलब नहीं है, तो ऊपर √2 है और नीचे 2 की जगह पर क्या लिख देंगे, 2 बार √2 लिख देंगे, इससे ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा 1 बटे √2। 1 बटे √2 का मतलब हो गया 1 बटे 1.414। अब इसको भाग दे करके निकालना पड़ेगा, तो इतना जटिल क्वेश्चन नहीं देता है, ऐसा क्वेश्चन देगा कि जिसका कैलकुलेशन आसानी से हो सके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला ध्यान से समझिएगा। वायु के सापेक्ष जल का और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है। वायु के सापेक्ष किसका, जल का, कितना दिया है, 4/3 ये, और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है 3/2। जल के सापेक्ष यानी कि जल के सापेक्ष
कांच का अपवर्तनांक हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 माध्यम हो गया, वायु, जल और कांच। और यहाँ पर क्या है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर 3 माध्यम बनाए, वायु, जल और कांच। जल के सापेक्ष की बात किया है, जल के सापेक्ष, तो हम जल को ऊपर रखेंगे और कांच को नीचे रखेंगे। अगर कांच के सापेक्ष का था तो कांच को ऊपर और जल को नीचे लिखते। तो जल के सापेक्ष, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर पहला माध्यम हो गया वायु, दूसरा माध्यम हो गया जल और तीसरा माध्यम हो गया कांच जी। और ये जो पहला वाला माध्यम था इसको फिर हम यहाँ पर लिख दिए। तो जब प्रकाश की किरण वायु से जल में जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AN_W। जब जल से कांच में जाता है तब यहाँ पर हो जाएगा WN_G। और जब कांच से वायु में जा रहा है तब यहाँ पर हो जाएगा GN_A। तो यहाँ पर हमको 3 चीज़ें मिल गई, ठीक है। यहाँ पर हमको 3 चीज़ मिल गई। पहला क्या मिला, AN_W गुणे दूसरा क्या मिला, WN_G और तीसरा क्या मिला, GN_A। तो प्रकाश किरण वायु से चली थी और वायु में ही आ गई। तो यहाँ पर जो भी हमारा अपवर्तनांक होगा, जो भी n होगा, इन सब का मल्टीप्लिकेशन 1 आएगा। अर्थात AN_W गुणे WN_G गुणे GN_A, इसका जो गुणनफल होगा वो आएगा 1, ठीक है। AN_W का मान दिया हुआ है, AN_W का मान दिया है 4/3 गुणे WN_G, ये हमको निकालना है, गुणे GN_A, यहाँ पर AN_G दिया हुआ है और यहाँ पर क्या है, GN_A है। तो जो GN_A का मान होगा वो AN_G का उल्टा होगा। अर्थात AN_G का मान 3/2 दिया है तो GN_A का मान कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, बराबर 1। AN_G का मान 3/2 है तो GN_A का मान हो जाएगा 2/3। 4 और 2 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 3 तिया 9, ठीक है, बराबर 1। तो WN_G बराबर क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, यानी कि 9/8 हो जाएगा। भाग दे दो, 8 एकम 8, 50 दशमलव लगा देंगे, 50 2 दशमलव लगा देंगे, 20 हो जाएगा। भाग दे करके देखते हैं। नौ में 8 से भाग दो, एक बार में गया, हासिल कितना बचा, 1, दशमलव लगा दिया, 0 हो गया, 10 हो गया। 8 एकम 8, 50 2 दशमलव लगा है, 0 बढ़ा देंगे तो 8 दूनी 16, 50 दशमलव लगा है, यहाँ पर हो जाएगा 40, 8 पंजे 40, यानी कि 1.125 या निकटतम 1.13 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा हो जाएगा 1.13। तो AN_W गुणे WN_G गुणे GN_A बराबर 1 हो गया। AN_W हमको WN_G निकालना है तो इसको ट्रांसफर कर दिया, या सिंपल इस तरीके से करेंगे, या तो AN_W को ट्रांसफर कर दिया, WN_G हमको निकालना ही है, GN_A को ट्रांसफर कर दिया, WN_G AN_W की वैल्यू पुट कर देंगे, ये उल्टा हो जाएगा, GN_A का मतलब हो जाएगा ऊपर जाकर के हो जाएगा AN_G, तो AN_G बटे AN_W हो गया। इसका मान रख दिया 3/2, इसका मान 4/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि 9/8। तो या तो इस तरीके से कर लीजिए या तो उस तरीके से, थोड़ा जटिल वो लग रहा है, ये थोड़ा सा आसान लग रहा है। अब इसके बाद से आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण ये हम नेक्स्ट पार्ट में बनाते हैं। ये हमारा प्रकाश का पहला पार्ट था, इसको देख लेंगे, फिर उसके बाद से हम दूसरा पार्ट बनाते हैं। दूसरे पार्ट में हमारा गोलीय दर्पण होगा और तीसरे पार्ट में हमारा लेंस होगा। गोलीय दर्पण मतलब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, और गोलीय लेंस का मतलब उत्तल लेंस और अवतल लेंस, उसमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं और उसके न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे हैं। आज के लिए इतना ही। ये है हमारा प्रकाश का पार्ट 1। अब पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो की प्रतीक्षा करें और हमारे इस चैनल को देखें
अगर अच्छा लगे तो लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।